नमस्कार। आज हमारे श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत साझा किए हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की और उन विशाल प्लेटों की जिन पर हमारे महाद्वीप टके हैं। जी हाँ, बात होगी प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की। हमारा मकसद ये है कि इन नोट्स और चित्रों से समझें कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, ये भूकंप क्यों आते हैं और जमीन के ये बड़े बड़े टुकड़े कैसे हिलते रहते हैं। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान भाषा में हो, दिलचस्प तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। तो हमारे पास ये कुछ नक्शे जैसे हैं, पृथ्वी की परतें दिख रही हैं इनमें, और कुछ नोट्स भी हैं जिनमें वो भूकंप वाली तरंगें और प्लेट्स कैसे चलती हैं इसका जिक्र है। हाँ, और ये स्रोत बढ़िया हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि वैज्ञानिकों ने कैसे अलग-अलग सुरागों को जोड़ा है। देखिए, कुछ जानकारी तो हमें सीधे मिल जाती है, जैसे चट्टानों से या ज्वालामुखियों से, पर बहुत कुछ हमें अप्रत्यक्ष चीजों से पता चलता है, जैसे पृथ्वी के अंदर तापमान कितना है या जो भूकंप से तरंगे आती हैं उनसे। यहाँ तक कि उल्का पिंड जो गिरते हैं ना, उनका अध्ययन भी इसमें मदद करता है। इन सब से मिलकर ही मतलब पृथ्वी के अंदर की एक तस्वीर बनती है। अच्छा, तो शुरू करते हैं पृथ्वी की बनावट से। कहते हैं कि पृथ्वी प्याज की तरह है ना, परत दर परत। हाँ, सबसे बाहर वाली परत है भूपरपटी, क्रस्ट। बिल्कुल, सबसे पतली परत यही है। हाँ, नोट्स में लिखा है कि ये सिलिका और एल्यूमिनेशन से बनी है। सियाल, सियाल। हाँ, महाद्वीपीय परत के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। और ये मोटी कितनी होती है? कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 70 भी। ये कैसे? हाँ, इसमें फर्क है। जो महाद्वीपीय परत है, मतलब जमीन के नीचे, वो ज्यादा मोटी होती है, औसतन करीब 30 किलोमीटर, पहाड़ों के नीचे तो 70 तक भी। और जो महासागरों के नीचे है, वो पतली होती है, सिर्फ 5-7 किलोमीटर, और वो भारी भी ज्यादा होती है, बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई। अच्छा, और महाद्वीपी वाली हल्की, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों की। सही। एक मजेदार बात यह भी है कि भूपरपटी में सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम है। हाँ, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि ये पूरी भूपरपटी, मतलब जिस पे हम रहते हैं, हमारे पहाड़, समंदर, सब कुछ, वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%? हाँ, और वजन में भी लगभग उतना ही। मतलब हम पृथ्वी की कितनी पतली सी भारी स्किन पर रह रहे हैं, सोचिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इस 1% के नीचे फिर क्या है? इसके नीचे है मैंटल, एक बहुत बहुत मोटी परत, करीब 2900 किलोमीटर मोटी, और ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। साईमैग। तो सीमा। सीमा। बिल्कुल, सीमा। और पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा यही है, वॉल्यूम का करीब 84% और मास का 68%। 84%? मतलब पृथ्वी अंदर से ज्यादातर मेंटल ही है। क्या ये पूरी ठोस है? नोट्स में वो एस्थेनोस्फीयर का नाम था। हाँ, सही पकड़ा आपने। मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो ठोस है, लेकिन उसके ठीक नीचे एक जोन है, एस्थेनोस्फीयर। ये पूरी तरह पिघला हुआ नहीं है, पर ऐसा है जैसे बहुत गाढ़ा गर्म प्लास्टिक या शहद, थोड़ा नरम, बहने लायक। गर्म प्लास्टिक जैसा। और यही जरूरी है आपने कहा। क्यों? इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारी कठोर भारी परत तैर रही है। उस कठोर परत को कहते हैं लिथोस्फीयर। इसमें पूरी भूपरपटी और मैंटल का सबसे ऊपर वाला ठोस हिस्सा आता है। अच्छा, लिथोस्फीयर मतलब भूपरपटी प्लस मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा। हाँ, और ये लिथोस्फीयर ही है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर क्योंकि थोड़ी नरम है, प्लास्टिक जैसी है, तो ये कठोर लिथोस्फेरिक प्लेटें उस पे धीरे धीरे खिसक पाती हैं। समझ गया, जैसे बर्फ की सिल्लियां कीचड़ पर खिसकती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। और फिर सबसे अंदर है कोर, पृथ्वी का केंद्र। ये बना है निकेल यानी Ni और आयरन यानी लोहे से। तो नाइफ। हाँ, नाइफ। इसके भी दो हिस्से हैं। एक है बाहरी कोर, आउटर कोर, जो करीब 2200 किलोमीटर मोटा है, और ये तरल है, पिघला हुआ लोहा और निकेल। तरल? इतनी गहराई में? हाँ, और इसी बहते हुए घूमते हुए तरल धातु की वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो अंतरिक्ष के रेडिएशन से बचाता है हमें। और उसके भी अंदर है आंतरिक कोर, इनर कोर। ये करीब 1300 किलोमीटर मोटा है, और ये ठोस है। ठोस? बाहर वाला तरल और अंदर वाला ठोस। ये कैसे?
दबाव। केंद्र में दबाव इतना ज्यादा है कि लोहा पिघल नहीं पाता, तापमान बहुत ज्यादा होने के बावजूद। अच्छा, जबरदस्त दबाव। बिल्कुल। तो कोर हुआ पृथ्वी का करीब 15% वॉल्यूम और 31% मास। बिल्कुल। अच्छा, इन परतों के बीच की जो बाउंड्रीज हैं उनका भी जिक्र नोट्स में। असांतत्य, डिसकंटिन्यूटीज, हाँ। कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये सब क्या हैं? क्या ये नाम याद रखने जरूरी हैं? देखिए, सारे नाम और उनकी गहराई शायद उतनी जरूरी ना हो आम समझ के लिए, पर इनके पीछे का आइडिया जरूरी है। ये वो जगह हैं जहां पृथ्वी के अंदर मटेरियल अचानक बदलता है। मतलब या तो उसका घनत्व बदलता है, या वो ठोस से तरल हो जाता है, या कुछ और। जैसे मोहो या मोहोरोविचिक असांतत्य। ये भूपर्पटी और मैंटल के बीच की सीमा है। यहाँ घनत्व एकदम से बढ़ जाता है। अच्छा। फिर गुटेनबर्ग है, वो मैंटल और बाहरी कोर के बीच है। यहाँ सॉलिड मैंटल से लिक्विड कोर में बदलाव आता है। और लेहमन, वो बाहरी और आंतरिक कोर के बीच? जी हाँ, तरल से ठोस का बदलाव। पर हमें ये सब पता कैसे चला? मतलब हम अंदर गए तो है नहीं। सही सवाल है। इसका जवाब छिपा है भूकंप में। भूकंप में? हाँ, भूकंपीय तरंगों में। जब भूकंप आता है तो जमीन के अंदर से एनर्जी निकलती है, तरंगों के रूप में, वेव्स। ये तरंगे पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, और जब ये एक परत से दूसरी में जाती हैं जहां मटेरियल बदलता है, तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे लाइट हवा से पानी में जाने पर मुड़ जाती है ना, रिफ्रैक्शन। बिल्कुल वैसा ही इन तरंगों के साथ होता है। दुनिया भर में जो सीस्मोमीटर लगे हैं वो इन बदलावों को रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंदर कितनी परतें हैं, कहाँ-कहाँ पर मटेरियल बदल रहा है, कौन सी परत ठोस है, कौन सी तरल। वाह, तो ये भूकंप की तरंगे एक तरह से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड हो गई? हाँ, कह सकते हैं। ये हमारी आंखें हैं पृथ्वी के अंदर देखने के लिए। कमाल है। तो चलिए अब इन्हीं भूकंपों और तरंगों पर थोड़ी और बात करते हैं। भूकंप मतलब जमीन का हिलना, होता क्यों है ये उन्हीं प्लेटों की वजह से होता है जिनकी बात हमने की, लिथोस्फीयर की प्लेटें। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर लगातार खिसक रही हैं, तो इनके किनारे आपस में टकराते हैं, या एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, या दूर जाते हैं। इस सब में किनारों पर जबरदस्त तनाव या स्ट्रेस बनता है चट्टानों में, और जब वो तनाव चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूटती हैं या खिसकती हैं, और वो जो अचानक एनर्जी रिलीज होती है उसी से जमीन कांपती है, वही भूकंप है। अच्छा, नोट्स में हाइपोसेंटर और एपिसेंटर लिखा है, ये क्या है? हाइपोसेंटर या फोकस वो जगह है पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, जहां चट्टान पहली बार खिसकती है। जमीन के नीचे? हाँ, और ठीक उसके ऊपर जमीन की सतह पर जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो तबाही एपिसेंटर के पास ज्यादा होती होगी? हाँ, आमतौर पर, क्योंकि तरंगे वहीं सबसे पहले और सबसे ताकतवर तरीके से पहुंचती हैं। और ये तरंगे, वेव्स, जी, ये कितने तरह की होती हैं? मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक तो बॉडी वेव्स जो पृथ्वी के अंदर से होकर जाती हैं, और दूसरी सरफेस वेव्स जो जमीन की सतह पर चलती हैं। बॉडी वेव्स, इनके भी प्रकार हैं, पी और एस। बिल्कुल, बॉडी वेव्स में 2 मुख्य हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी मतलब प्राइमरी मतलब पहले पहुंचने वाली। हाँ, क्योंकि ये सबसे तेज होती है, करीब 7-8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं चट्टानों में। ये आवाज की तरंगों जैसी होती हैं, चट्टानों को आगे पीछे दबाती और फैलाती हुई। कंप्रेशन एक्सपैंड। हाँ। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ, और इनकी खास बात यह है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों मीडियम से गुजर सकती हैं। तीनों से, ओके। और एस तरंगे? एस मतलब सेकेंडरी, ये पी वेव्स के बाद पहुंचती हैं, थोड़ी धीमी होती हैं, 4-6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पानी की लहरों जैसी होती हैं, चट्टानों को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती हुई चलती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है। पर इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं, तरल या गैस से नहीं। ओह, ये बात जरूरी है ना, आपने पहले इशारा किया था। हाँ, ये बहुत जरूरी साबित हुई पृथ्वी के कोर को समझने के लिए। अच्छा। और सरफेस वेव्स? वो सतह पर चलती हैं। जी, ये बॉडी वेव्स के सतह पर पहुंचने के बाद पैदा होती हैं और सतह के साथ साथ चलती हैं। ये धीमी होती हैं पर अक्सर ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट बिल्डिंग्स वगैरह को ज्यादा हिलाती हैं। समझ गया।
इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ होता है। हाँ। और भूकंप को नापने के लिए 2 स्केल बताए गए हैं, रिक्टर और मर्कैली। इनमें क्या फर्क है? रिक्टर स्केल भूकंप का परिमाण या मैग्नीट्यूड बताता है, मतलब भूकंप के सोर्स पर, हाइपोसेंटर पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये स्केल लॉगरिथमिक है, मतलब रिक्टर 5 का भूकंप रिक्टर 4 से 10 गुना ज्यादा शेकिंग पैदा करता है और एनर्जी लगभग 32 गुना ज्यादा होती है। 10 गुना शेकिंग, 32 गुना एनर्जी, ओके। हाँ, और मर्केली स्केल तीव्रता या इंटेंसिटी बताता है, मतलब किसी जगह पर भूकंप का असर कैसा रहा, लोगों ने क्या महसूस किया, इमारतों को कितना नुकसान हुआ। ये 1 से 12 तक का स्केल होता है रोमन अंकों में। ये असर पर आधारित है, एनर्जी पर नहीं। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड कितनी शक्ति निकली और दूसरा इंटेंसिटी कितना असर हुआ, समझ गया। अब वापस आते हैं इस वेव्स पर। आपने कहा वो सिर्फ ठोस से गुजर सकती हैं और ये बात जरूरी थी कोर के लिए, कैसे? हाँ, तो यहीं से वो बड़ी खोज हुई। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के सीज़मोग्राफ का डेटा देखा। उन्होंने पाया कि जब कहीं भूकंप आता है तो एस तरंगें पृथ्वी के दूसरी तरफ एक बहुत बड़े एरिया में पहुंचती ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होती। पहुंचती ही नहीं। एक पूरा एरिया ऐसा है जहां एस वेव्स नहीं जाती। हाँ, इससे कहते हैं एस वेव शैडो जोन। पृथ्वी की सतह का करीब 40% हिस्सा इसमें आता है। तो ऐसा क्यों होगा? अगर वो पूरे ग्लोब से गुजर सकती थी तो हर जगह पहुंचनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो सवाल उठा कि बीच में ऐसा क्या है जो एस वेव्स को रोक रहा है। और क्योंकि एस वेव सिर्फ ठोस से गुजरती हैं, तो इसका मतलब बीच में जरूर कुछ ऐसा है जो ठोस नहीं है, जो तरल है। बाहरी कोर। एकदम सही। एस वेव का ये शैडो जोन ही सबसे बड़ा सबूत है कि पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में है। वो पिघला हुआ लोहा एस तरंगों को रोक देता है। वाह, ये तो जासूसी करने जैसा हो गया। बिना अंदर जाए पता लगा लिया। हाँ बिल्कुल। पी तरंगे भी तरल कोर से गुजरते हुए थोड़ी मुड़ जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, जिससे उनका भी एक छोटा शैडो जोन बनता है। इन दोनों शैडो जोन्स को स्टडी करके ही कोर का साइज और उसकी बाउंड्रीज पता चली। कमाल की खोज है ये। तो अब इन सबको जोड़ते हैं, परतें, भूकंप, तरंगें, ये सब प्लेट टेक्टोनिक से कैसे जुड़ता है? प्लेट टेक्टोनिक्स वो ग्रैंड थियोरी है जो इन सबको एक साथ लाती है। जैसा हमने कहा, पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत लिथोस्फीयर, हाँ, भूपरपटी और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा, वो एक सिंगल पीस नहीं है, वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। कितनी प्लेट्स हैं ये? करीब 7-8 बहुत बड़ी प्लेटें हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और कई सारी छोटी प्लेटें भी हैं। और ये प्लेटें हिल रही हैं, खिसक रही हैं। हाँ, लगातार ये नीचे की गरम नरम एस्थेनोस्फीयर परत पर धीरे धीरे तैर रही हैं या खिसक रही हैं। पर क्यों? इनमें इतनी जबरदस्त ताकत कहाँ से आ रही है कि ये इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हिल रहे हैं? ये ताकत आती है पृथ्वी के अंदर की गर्मी से। अंदर की गर्मी? हाँ, पृथ्वी का कोर बहुत गर्म है और मैंटल में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो टूटते रहते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी की वजह से मैंटल और एस्थेनोस्फीयर में पदार्थ धीरे धीरे घूमता रहता है। जैसे आप पानी उबालते हैं तो गर्म पानी ऊपर आता है, ठंडा नीचे जाता है। हाँ, कन्वेक्शन करंट्स, संवहन धाराएं। बिल्कुल। एस्थेनोस्फीयर में भी मैग्मा की ऐसी ही बहुत धीमी विशाल संवहन धाराएं चलती हैं और यही धाराएं अपने ऊपर की लिथोस्फेरिक प्लेटों को अपने साथ खींचती हैं, उन्हें धकेलती हैं। तो ये अंदर की गर्मी प्लेटों को चला रही है। हाँ, और ये बहुत धीमी गति है। जैसा मैंने कहा, साल में बस कुछ सेंटीमीटर जितना हमारे नाखून बढ़ते हैं लगभग। कुछ सेंटीमीटर सुनने में तो कम लगता है। हाँ, पर लाखों करोड़ों सालों में ये कुछ सेंटीमीटर जुड़कर हजारों किलोमीटर बन जाते हैं, महाद्वीप खिसक जाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो इन प्लेटों के किनारे जहाँ ये मिलती हैं या अलग होती हैं, वहीं ज्यादातर एक्शन होता होगा। वहीं पर उन किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं और वहाँ 3 तरह की मुख्य हलचल होती है। 3 तरह की? कौन कौन सी? पहली है अभिसारी सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती हैं। टकराती हैं? तो क्या होता है? ये निर्भर करता है कि कौन सी प्लेटें टकरा रही हैं। अगर एक भारी समुद्री प्लेट ओशियानिक एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट कॉन्टिनेंटल से टकराए तो भारी वाली प्लेट नीचे घुस जाती है मैंटल में। इसे सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन? नीचे धंसना? हाँ, और वो नीचे जाकर पिघलती है जिससे मैग्मा बनता है और ज्वालामुखी फूटते हैं।
प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर है वो इसी का नतीजा है। अच्छा, रिंग ऑफ फायर। और अगर दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं, जैसे इंडिया और एशिया की प्लेट, तो दोनों हल्की हैं। तो कोई आसानी से नीचे नहीं धंसती, वो टकराकर मुड़ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं और विशाल पहाड़ बना देती हैं, जैसे हिमालय। हिमालय वो ऐसे बना है? जी हाँ, कन्वर्जेंट बाउंड्री पर पुरानी क्रस्ट नष्ट होती है। ओके, ये हुई कन्वर्जेंट। दूसरी है अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो बीच में गैप बनता होगा? हाँ, दरार बनती है और उस दरार से नीचे का गर्म मैग्मा ऊपर आता है। वो मैग्मा ठंडा होकर नई जमीन, नई क्रस्ट बनाता है। इसीलिए इसे रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। नई जमीन बनती है। कहाँ होता है ये ज्यादातर? ये ज्यादातर समुद्रों के बीच में होता है। अटलांटिक महासागर के बीच में जो मिड ओशनिक रिज है वो एक विशाल डाइवर्जेंट बाउंड्री है। वहां लगातार नई समुद्री परत बन रही है। अद्भुत। और तीसरी तरह की बाउंड्री? तीसरी है संरक्षी सीमा यानी कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से रगड़ते हुए खिसकती हैं, हॉरिजॉन्टली, साइड बाय साइड। अच्छा, अगल बगल से रगड़ते हुए। हाँ, यहाँ न तो क्रस्ट बनती है न नष्ट होती है, लेकिन इस रगड़ की वजह से बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है, और जब वो तनाव अचानक रिलीज होता है तो जबरदस्त भूकंप आते हैं। भूकंप जैसे कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट? बिल्कुल सही, वो एक क्लासिक उदाहरण है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। तो दुनिया के ज्यादातर भूकंप, ज्वालामुखी, ऊंचे पहाड़, ये सब इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर होते हैं? हाँ, लगभग सारे बड़े भूकंप और ज्यादातर ज्वालामुखी इन्हीं प्लेट बाउंड्रीज के पास होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी यही समझाती है कि हमारे ग्रह की सतह इतनी डायनामिक क्यों है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये तो सच में एक बड़ी तस्वीर है जो सबको जोड़ देती है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अरबों साल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारे महाद्वीप हमेशा से यहाँ नहीं थे और हमेशा यहीं नहीं रहेंगे। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि पृथ्वी अंदर से कई परतों में बटी है। सबसे बाहर पतली भूपरपटी, फिर मोटी मैंटल और अंदर कोर, जिसके दो हिस्से हैं, तरल बाहरी और ठोस आंतरिक। हाँ, और हमने लिथोस्फीयर, कठोर प्लेटें, और एस्थेनोस्फीयर, नरम परत जिस पर प्लेटें तैरती हैं, के महत्व को समझा। फिर हमने जाना कि भूकंपीय तरंगें, पी वेव्स और एस वेव्स कैसे हमें अंदर की जानकारी देती हैं। खासकर एस वेव्स का शैडो जोन, जिसने तरल बाहरी कोर का राज खोला, और रिक्टर मर्कैली स्केल, भूकंप को नापने के तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स से जुड़ा है। पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है, ये कई प्लेटों में बटी है जो अंदर की गर्मी से पैदा हुई संवहन धाराओं की वजह से एस्थेनोस्फीयर पर खिसक रही हैं। और इन्हीं प्लेटों के किनारों पर होने वाली टक्कर, अभिसारी, खिंचाव, अपसारी या रगड़, संरक्षी से ही भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ बनते हैं और हमारी दुनिया का नक्शा बदलता रहता है। ये स्रोत वाकई कमाल के थे। उन्होंने हमें आज की स्थिति का एक अच्छा नजरिया दिया। हाँ, और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि यही प्रक्रियाएं अरबों सालों से पृथ्वी को बदल रही हैं। आज से लाखों साल बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा? क्या हम कभी पृथ्वी के इतने अंदर सीधे झांक पाएंगे? ये सवाल हमेशा रहेंगे। विज्ञान लगातार इन रहस्यों को सुलझाने में लगा है। पृथ्वी वाकई एक जिंदा, बदलता हुआ ग्रह है। बिल्कुल, सोचने के लिए बेहतरीन बिंदु। इस गहरी और रोशन करने वाली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी पृथ्वी के अंदर की इस यात्रा में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया।